हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 14 को जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से हैं। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट और आज का मेन आर्टिकल है वो है ग्लोबल वैल्यू चेन से रिलेटेड, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है नीपा वायरस से रिलेटेड और थर्ड है बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। ये आर्टिकल द हिंदू में आए हुए हैं। ग्लोबल स्टॉकटेक जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी एक आर्टिकल है, वो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल होगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके GS3 के लिए। हर जगह आप डायरेक्टली अगर आंसर में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन को। क्या होता है ग्लोबल सप्लाई चेन, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि चाइना +1 स्ट्रेटजी जो 2020 के बाद से, कोविड के टाइम से बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना रही हैं। क्या है चाइना +1 स्ट्रेटजी, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2020 से पहले जो जितना भी ग्लोबल सप्लाई चेन था वो चाइना सेंट्रिक था। हर चीज़ चाइना से होते हुए गुजरती थी। बहुत सारी कंपनियां जो है सारी चाइना में होती थी और असेंबली सारी की सारी कहाँ की जाती थी, चाइना में। तो अब ये चीज़ें बदल गई है क्योंकि कोविड हुआ था तो चाइना में पूरा क्या हो गया था, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे और फिर प्रोडक्शन जो है बंद हो गया था। उसके कारण पूरी दुनिया में प्रोडक्शन जो साइकिल है वो बंद हो गई थी, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करने की बात की जा रही है। चाइना के अलावा एक और ऐसी कंट्री होना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो वहाँ पर किया जा सके। इसमें इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इंडिया ने 2020 में वो अपॉर्चुनिटी खो दी थी, वियतनाम ने उसे ग्रैब किया था और बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो चाइना से उठकर वियतनाम शिफ्ट हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे कि इंडिया ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है लॉन्च किया है, अनाउंस किया है G20 में। वो कहाँ है, यूरोप टू इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये दोबारा से इंडिया को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने का। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन होता क्या है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन स्टेज है वो कई तरह की होती है, जैसे कि डिज़ाइन होता है, प्रोडक्शन होता है, असेंबली होती है, मार्केटिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। तो हर जगह जो है हर कंट्री को कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे इंडिया की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर इंडिया बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं MNCs, उसके BPO इंडिया में मिलेंगे क्योंकि लेबर सस्ते हैं और सबको इंग्लिश आती है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये US में अगर करेंगे तो उन्हें कई $1000 में पे करना पड़ेगा। इंडिया में 20,000 रुपये सैलरी होती है एक एक कॉल सेंटर में काम करने वालों की। तो बहुत सस्ते लेबर हैं, इसलिए हमारी जो सर्विस एक्टिविटी है वो इंडिया में है। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो मान लीजिए आईफोन प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें बैटरी की ज़रूरत है, लिथियम बैटरी है। एक तो क्या होगा, US वाली जो कंपनी है वो लिथियम का रॉ मटेरियल बुलाए और मैन्युफैक्चर करे, उसमें फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल में प्रोडक्शन नहीं होगा। थोड़े से मोबाइल बनाता है आईफोन और उसको जितनी बैटरी चाहिए होगी उसमें बहुत हाई कॉस्ट आएगी। लेकिन मान लीजिए अर्जेंटीना में बैठी एक कंपनी है जो कि वहीं के वहीं रॉ मटेरियल क्या कर रही है, प्रोक्योर कर रही है और बल्क में प्रोडक्शन कर रही है। इसको आईफोन अपनी रिक्वायरमेंट बता देगा, ये प्रोडक्शन करके इसको दे देगी। तो क्या हो रहा है, आईफोन प्रोड्यूस होने के लिए बैटरी एक जगह बनेगी, सेमीकंडक्टर दूसरी जगह बनेंगे और सारी चीज़ एक जगह आके असेंबल होगी। इसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। असेंबल जनरली चाइना में होती है, वहाँ जो लो स्किल लेबर हैं वो भरपूर हैं, इसलिए असेंबली जो है चाइना में होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो सारे फ़ोन आपके किसी भी कंपनी के हो, चाइना का टैग तो लगा ही होता है। उसका रीज़न यही है, इसलिए अपना भली देशभक्ति जितनी भी हो, फ़ोन ना तोड़ें ये बोल के कि ये चाइना का है। ठीक है, क्योंकि आईफोन भी चाइना का ही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी GDP को बहुत फ़ायदा दे ही रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन अलग अलग जो है चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल में भी मिलेगा आपको, क्लॉथिंग से रिलेटेड कंज्यूमर गुड्स होंगे, उसमें भी जो है सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन होता है। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज़ भी आपको ग्लोबल सप्लाई चेन की मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी बात की, फार्मास्यूटिकल की बात की, मशीनरीज़ की बात की। तो ये होता है ग्लोबल सप्लाई चेन। अब हम बात करते हैं कि चाइना जो है बेसिकली से कम ग्लोबल सप्लाई चेन मूव क्यों करना चाहती है। मैंने कोविड का बता ही दिया, ओवर डिपेंडेंसी थी। उसके अलावा जो चाइना का असर्टिवनेस है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। US चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो रहा है, तो बहुत सारे बिजनेस हैं वो
जो उसको यूएस फोर्स कर रहा है कि आप कहाँ शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगह शिफ्ट हो, ठीक है, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और चाइना बेसिकली जो राइज हो रहा है वो उससे यूएस को ही खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है। इसके साथ साथ चाइना यूएस ने फ्रेंड शोरिंग एक टेक्निक जो है, एक फ्रेंड शोरिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट लेके आया है, जिसमें कहा है जो डेमोक्रेटिक अलाय हैं वहीं पर हम शिफ्ट करेंगे अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को, और सारे जो भी हमारी कंपनियां हैं उसको अपने अलाय के जो डेमोक्रेटिक अलायज हैं वहीं पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। तो इंडिया जो है इसमें सबसे आगे है, इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लेबर की जो वेजेस है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। यही पहले इनका कंपेरेटिव एडवांटेज था, लेकिन अब यही इनका नुकसान है, और कॉस्ट है जो लेबर की वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो चौथा कारण है वो टाइटर रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फर्म, जो फॉरेन फर्म है उसका रेगुलेशन भी बहुत टाइटर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये तो हम सब जानते ही हैं। ये सारी चीज़ों के कारण जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत हाई हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। इसलिए बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो एमएनसीज़ हैं वो अपनी सप्लाई चेन कहाँ शिफ्ट कर रही हैं, वियतनाम, इंडिया और ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रही हैं। अब इंडिया अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि इंडिया के पास सरप्लस है लेबर का, दुनिया भर का सरप्लस है, और देयरफॉर उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट कम हो जाएगी लेबर की, तो यहाँ पर शिफ्ट करो, हम तो बुला रहे हैं। इंडिया ने एफटीए साइन करके रखा है, तो एफटीए साइन करने से जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो ज़ीरो रेट पे होगा। मतलब एफटीए का मतलब होता है ज़ीरो टैरिफ, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ज़ीरो टैरिफ से होगा तो और अट्रैक्टिव होंगे हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना, तो बाहर वाले आके यहाँ से एक्सपोर्ट करें। इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, और साथ में परचेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ जनता है, तो क्या होगा अगर इंडिया में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी प्रोडक्शन जो है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, और दुनिया के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडिया के लिए भी। इंडिया यूएस के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो फ्रेंड शोरिंग में इंडिया जो है नंबर 1 पे है आज के समय में। इश्यूज़ की बात करें तो इंडिया में जो लैंड कॉस्ट है और लैंड एक्विजिशन के जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 2013 में लास्ट एक्ट बनाया गया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें डायरेक्टली जो है कीमतें दी जाने वाली थी वो 4 गुना और 2 गुना थी। रूरल एरिया में 4 गुना मार्केट रेट से, और अर्बन एरिया में 2 गुना। इससे जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई थी। तो हमें ये रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ों का जो लेबर रिफॉर्म है वो हुए हैं, लेकिन अभी तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, नोटिफाइड भी नहीं किया गया है। डबल टैक्सेशन एंड टैक्स टेररिज्म इश्यूज़ हैं। टैक्स टेररिज्म क्या होता है, एक तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिवली जो टैक्सेस हैं लगा देना। जैसे केन इंडिया वाला केस था, वोडाफोन वाला केस था, उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली क्या लगाए थे, टैक्स लगाए थे। बाद में इंडिया की इमेज ख़राब हुई, इंडिया को जो है वो कैंसिल करना पड़ा, और फिर उससे ओवरऑल जो इन्वेस्टर है वो फिर इंडिया आते नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स ना लगे कंपनीज़ पे, तो उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल टैक्स स्टेबिलिटी पे जो इशू है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ वीक पेटेंट रिजिम, इंडिया में पेटेंट रिजिम वीक है, इसलिए इन्वेस्टर्स नहीं आते, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं आती, क्योंकि फिर इंडिया बोलता है कि ऐसा करो कंपलसरी लाइसेंसिंग से इसको जेनेरिक मेडिसिन बनाने में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उससे लोग डरते हैं और आते नहीं है। सॉल्यूशन क्या है वो बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल में दिया है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई पे प्रमोट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत है एसईजेड को। और बहुत सारे एसईजेड से अच्छा है कि कुछ बड़े एसईजेड बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्स, कस्टम, एटसेट्रा, ये सब करने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो दूसरा पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा एफटीए साइन करना है इंडिया को, जैसे यूके और इंडिया का बचा है, ईयू इंडिया का बचा है। अगर ये हो जाएगा तो इंडिया बहुत चांसेस है ग्लोबल वैल्यू चेन में आ जाएगा। और आरसीपी जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक है उनको भी साइन करने की ज़रूरत है। अगर आप लोकल कंपनी की बात करें तो लोकल कंपनियों को मर्जर और कोलोबरेट करने की ज़रूरत है, जो स्मॉल कंपनी है, क्योंकि जो बड़ी एमएनसी है उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करना है ना, वो लोकल कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है, जिससे क्या होगा वो जीवीसी मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सकते हैं। अगर बहुत सारी लोकल जॉब, छोटी कंपनी में जॉब क्रिएट होगी तो जो ग्रोथ होगी वो इक्विटेबल ग्रोथ होगी इंडिया में। ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक जो डेटा है वो बता देता हूँ, जैसे कि चाइना का डेटा है, इंटरमीडिएट गुड्स में जो है एक्सपोर्ट चाइना का 25% के आसपास लास्ट क्वार्टर में कम हुआ है। और इंडिया का हम बता देते हैं कुछ चीज़ें जो इसमें दी हुई है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इंटरमीडिएट गुड में वो 5% राइज हो रहा है, तो इंडिया तेज़ी से बढ़ रहा है इंटरमीडिएट गुड में। इंटरमीडिएट गुड ही तो ग्लोबल
वैल्यू चेन का पार्ट बनते हैं, जो छोटे छोटे गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल बनने में। समझ में आया क्या? इसके साथ साथ इंडिया के जो 3 सेक्टर हैं जिसकी बात की गई है, जो सक्सेसफुली ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन चुके हैं, जैसे कि फॉक्सचेन टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली इंडिया में आई है, सेमीकंडक्टर में तेज़ी से काम चल रहा है। इंडिया का दूसरा मर्सिडीज़ बेंज की बात की जाए, वो भी अभी इंडिया में आए हैं रिसेंटली ही। और आईफोन की भी बात की जाए, ये तीनों सक्सेस स्टोरी है इंडिया में जो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने में। ठीक है, तो और भी कंपनीज़ को अपने को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सके और डबल डिजिट अचीव किया जा सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना से रीलोकेट करने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। कोई भी नई कंपनी सेटअप करने में इंडिया में कितना टाइम लगता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो सबसे बड़ा इशू है, यही सबसे बड़ा इशू है जिसके कारण लोग वियतनाम जा रहे हैं और इंडिया में नहीं आ रहे हैं। समझ में आया? तो ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, तभी हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया क्या कर पाएगा, पार्ट ले पाएगा, ग्रोथ बढ़ पाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ पाएगा, जॉब्स ज़्यादा हो पाएगी। समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिफाइड अप्रोच। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है नीपा वायरस के बारे में। क्यों आर्टिकल आया है उसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली 4th आउटब्रेक जो है हुआ है नीपा वायरस का कोझिकोडे में, जो कि केरला की एक जगह है, सिटी है, जहाँ पर ये 4th आउटब्रेक आया है। इसके पहले केरल में 2018 में आउटब्रेक आया था, 2019 में, 2021 में और 2023 में। नीपा वायरस बहुत ज़्यादा सीवियर वायरस है और उसके बारे में आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। एक क्वेश्चन जनरली इस तरह का आता है यूपीएससी में, तो उस फैक्ट्स जो उससे रिलेटेड हैं उसको कवर करेंगे, फिर आर्टिकल के बारे में जो भी चीज़ें दी गई है उससे बात करते हैं। तो पहली बात तो जो नीपा वायरस है वो जोनेटिक वायरस है। जोनेटिक वायरस का मतलब क्या होता है, एनिमल्स से ह्यूमन में क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब अगर किसी जानवर के को इन्फेक्ट किया है वो वायरस और आप उस जानवर के कांटेक्ट में हैं, तो फिर हो सकता है कि वो आपको भी इन्फेक्ट कर दे। दूसरा, अगर हम बात करें, सबसे पहले इस वायरस को रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया था, 1999 में, जो कि एक मलेशिया में पिग्स थे उनमें जो है सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था, जो कि किसके कांटेक्ट में आए थे, फ्रूट बैट्स के कांटेक्ट में आए थे। उसके कारण जो है पिग्स को क्या हुआ था, इन्फेक्ट हो गए थे। 2001 में बांग्लादेश में आउटब्रेक हुआ था और अब साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड इन्फेक्शन हो रहा है। इंडिया में ये 4th आउटब्रेक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है विच कॉसेज नीपा वायरस इज़ आरएनए वायरस, है ना। बहुत तरह के वायरस हैं, अपने को पता है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। कोविड हमारा क्या था, आप लोग बताइएगा। आरएनए वायरस जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और बार बार म्यूटेशन होता है ना। तो ये आपको इससे पता चल गया होगा कि कोविड वायरस क्या है। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस क्या है, फैमिली क्या थी इसकी, जीनस हैनिपा वायरस, इस जो है जीनस का ये वायरस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम 2018 की बात करें केरला में, तो टोटल 23 केसेस आए थे और 21 जो केस थे उन लोगों की जान चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तो 90% से अधिक है। जनरली 40 to 75% इसका फैटेलिटी रेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका जो नेचुरल होस्ट है वो क्या है। फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस जनरली नेचुरल होस्ट यही है और इससे जो है जानवरों को भी ये वायरस हो सकता है, जैसे कि पिग्स। उसके कारण इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत होते हैं फार्मर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है किसके साथ, नीपा वायरस के साथ। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। जो 2018 में पोजीशन थी वही पोजीशन अभी भी है, इंडिया की भी और पूरी दुनिया की। हालांकि WHO ने इसे प्रायोरिटी लिस्ट पे जो है रखा है इसकी ड्रग्स और वैक्सीन बनाने के लिए। फिर इसे ट्रीट कैसे किया जाए, तो बेसिकली इंटेंसिव सपोर्ट केयर जो है रिकमेंड की जाती है। जैसे कि कोविड में कोई दवाइयाँ नहीं थी और शुरुआत में और इंटेंसिव सपोर्ट दिया जाता था, उसी तरीके से जो भी सिम्टम है उससे रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती है। जैसे कि आपको बहुत हाई फीवर है तो आपको पैरासीटामॉल या डोलो दिया जाएगा। तो उस तरीके से सिम्टम के हिसाब से दवाई देती है और बहुत सपोर्ट केयर जो है ज़रूरत पड़ती है इस जो है डिसीज़ को करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो केरला को अभी क्या करने की ज़रूरत है, आउटब्रेक आया हुआ है। वैसे तो केरला को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है क्योंकि पहले भी वो इसको कंटेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल है उसे दोबारा फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि डिसीज़ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है।
अपर लेवल से लेके बॉटम तक के सारे लेवल पर एक प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। डॉक्टर और लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, डॉक्टर को प्रोटेक्टिव गियर देने की ज़रूरत है, और जितनी भी चीज़ें लोगों को बचाने में इस्तेमाल हो सकती है वो सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता है। प्रॉपर वर्क और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले मैनेजमेंट इशू। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जिनको हो गया है उन्हें आइसोलेट करना है ताकि और लोगों को ना फैले। थर्ड है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब जिनको हो गया है उस एरिया को हमें क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन करनी है ताकि वहाँ से लोग जाए ना और बाकी एरिया में ये ना फैले। और लास्ट है हमारा ट्रीटमेंट, और उसमें हमें कम्युनिटी सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। तो ऑलरेडी नीपा वायरस में पहले ही जो है हम सक्सेसफुल रहे हैं। केरल एक्सपेशली बहुत सक्सेसफुल रहा है इसे कंटेन करने में, क्योंकि वहाँ जो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और यही ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम डिसीज़ की बात करें तो इस तरह के कई वायरस आ रहे हैं। कोविड-19 बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। तो अगर सारे वायरस हैं उनको डील करना है आने वाले समय में, तो हमें वन हेल्थ अप्रोच रखनी पड़ेगी। वन हेल्थ अप्रोच क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये वन हेल्थ अप्रोच जो है अब मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है मेंस में कि वर्ल्ड हेल्थ अप्रोच क्या है और हमारा रिसेंटली वन हेल्थ अप्रोच में इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, क्या इसके रेलेवेंस है, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या करने की ज़रूरत है। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। पर वन हेल्थ अप्रोच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं एज अ कॉन्सेप्ट है क्या। ये एक यूनिफाइंग अप्रोच है टू बैलेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ह्यूमन जो है ये नेचर का एक सिंगल स्पीशीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एनिमल्स हैं। हम सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, और जब ये डिपेंडेंसी ब्रेक की जाती है उस वक्त ही जो है सबको इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि ह्यूमन अर्बनाइजेशन के कारण कहाँ एनवायरनमेंट ख़त्म होते जा रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म होती जा रही है और एनिमल के साथ कांटेक्ट बढ़ रहा है। उसी के कारण तो ये सब डिसीज़ेज़ जो हैं इन्फेक्ट कर रही हैं लोगों को, और फिर ये जो है कोविड जैसा आउटब्रेक, नीपा वायरस जैसा आउटब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली हम एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखेंगे तभी हमारी हेल्थ जो है क्या रहेगी, सही रहेगी। और इसी अप्रोच में, वन हेल्थ अप्रोच में यही कहा गया है कि अगर ह्यूमन की हेल्थ पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है तो उतना ही इम्पॉर्टेंट एनिमल की हेल्थ पे फोकस करना है, एनवायरनमेंट की हेल्थ पे फोकस करना है। तभी जो है हम लोग इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो इन्फेक्शंस हैं उसको कंटेन कर पाएंगे फ्यूचर में। नहीं तो इस तरीके की बीमारियां और आउटब्रेक फ्यूचर में लगातार आते रहेंगे, और जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा है, एज अ अर्थ सिस्टम के लिए खतरा है। तो ये हमारा आर्टिकल था। वन हेल्थ अप्रोच इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, कोई भी डिसीज़ हो। वन हेल्थ अप्रोच पे एक आध वीडियो अलग से लेके आएंगे। फ़िलहाल ये आर्टिकल इतना ही था। केरला के जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे जो है काम कर रहे हैं इसको कंटेन करने के लिए, और सरकार इसे बहुत सीरियस ले रही है। इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, वो आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, इस पे अच्छे से जो है फोकस करेंगे। और आपको जीएस 3 में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी हम कवर करेंगे। क्या है आर्टिकल, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बायोफ्यूल क्या होता है वो जान लेते हैं। तो बायोफ्यूल होता क्या है, एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंसिडर्ड बायोफ्यूल। जैसे कि सॉलिड है वुड कहलाएगा, लिक्विड में बायोइथेनॉल है और गैशियस में बायोगैस है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से, है ना। जैसे कि पेड़ पत्ते, जो फूल पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही कहलाती हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे जो भी फ्यूल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, बायोफ्यूल कहेंगे। एक सॉलिड का एग्जांपल में वुड दे दिया जाता है ना। लकड़ी से भी जो है जला के आप फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल कहलाएगा। लिक्विड में बायोइथेनॉल कह सकते हैं और गैसेस में बायोगैस कह सकते हैं। ठीक है, बायोगैस के बारे में आपको पता है, CH4 मीथेन से बनता है और ये जनरली क्लीन फ्यूल कहलाते हैं, क्योंकि CH4 को जलाओगे तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
इतना तो हमें पता है। तो क्लीन फ्यूल है ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं कि बायो इथेनॉल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें काम आएगी अपना आर्टिकल में। बायोइथेनॉल क्या होता है, जो कि डिराइव किससे होता है, कॉर्न और शुगर केन से यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाया जाता है, उसी तरीके से इथेनॉल भी बेसिकली अल्कोहल ही है जो लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं। जो आप जाते हैं ठेका, वहाँ से जो आप ले रहे हैं वो बेसिकली इथेनॉल ही है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और बायो इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि इसे कॉर्न और शुगर केन से जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, डिराइव किया जा रहा है। शुगर केन की अगर मैं बात करूं तो शुगर केन का एक बाय प्रोडक्ट होता है मोलासिस। मोलासिस के थ्रू जो है हम बायो इथेनॉल बेसिकली क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। 1 लीटर अगर बायो इथेनॉल की बात की जाए तो उसमें जो एनर्जी है वो 1 लीटर पेट्रोल के बराबर होती है, 2/3 एनर्जी। मतलब 1 लीटर बायोइथेनॉल की एनर्जी 2/3 ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द पेट्रोल के बराबर होती है। समझ में आया क्या? अब बात करेंगे आर्टिकल की, उससे पहले बायोफ्यूल की जो कैटेगरीज है उसको और जान लेते हैं। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2017 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है 3rd जनरेशन बायोफ्यूल के ऊपर। आपको पता होना चाहिए अलग अलग जनरेशन के बायोफ्यूल्स हैं। सबसे पहला है 1st जनरेशन बायोफ्यूल। अगर पहला जनरेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं, मेड फ्रॉम फूड सोर्सेज सच एज शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल एंड ऑयल। तो ये काय से बन रहा है, फूड सोर्सेज से बन रहा है। हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग फूड अपने फूड ग्रेन में यूज़ करते हैं। स्टार्च हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, शुगर केन हो गया, इन सारी चीज़ों से हम जो भी बायोफ्यूल बना रहे हैं उसे 1st जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। इसके लिए थोड़ा टेंशन की बात यह है कि 1st जनरेशन बायोफ्यूल अपने फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप नॉर्मल क्रॉप्स की जगह ये क्रॉप उगा रहे हो, और या फिर जो भी क्रॉप्स उगा रहे हो अपने फूड के लिए उसे डाइवर्ट करके क्या कर रहे हैं, हम बायोफ्यूल बना रहे हैं। तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। 2nd जनरेशन बायोफ्यूल ये सस्टेनेबल है, ये थोड़ा अनसस्टेनेबल है। 2nd जनरेशन में क्या होता है, हम काय से प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फूड क्रॉप को यूज़ करते हैं। पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं दैट आर नॉट एडिबल। जो एडिबल नहीं है या फिर नॉन फूड क्रॉप को यूज़ किया जाता है, जिसे हम वेस्ट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड वुड चिप्स हो गई, हंग्स हो गया। इसका एग्जांपल है सेल्यूलोज इथेनॉल। ठीक है, तो जो भी 2nd जनरेशन है उसमें नॉन फूड क्रॉप यूज़ होती है, तो ये बेहतर ऑप्शन है। फूड सिक्योरिटी के लिए टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा जो 3rd जनरेशन वो काय से होता है डिराइव, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलगे से होता है। आप इसको जो है प्रोड्यूस कर दीजिए। ये वेस्ट लैंड में आप इसको कर सकते हैं प्रोड्यूस, जो आपकी बंजर ज़मीन है, तो आपको ये भी जो है 3rd जनरेशन बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। 4th जनरेशन की बात करते हैं, हम इसमें कौन सी क्रॉप लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप यूज़ करते हैं, जिसमें कार्बन जो है एब्जॉर्व करने का अमाउंट है वो कहीं ज़्यादा होता है, और फिर उससे हम बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, 2G जो टेक्निक है 2nd जनरेशन, जैसे इथेनॉल बनाया जा रहा है 2G टेक्निक से, वही टेक्निक 4G में यूज़ करते हैं। लेकिन जो क्रॉप लेते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप है, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्व किया जाता है। तो ये जो मेथड होती है कार्बन नेगेटिव मेथड होती है, मतलब ये कार्बन सिंक कर रही है बेसिकली जितना कार्बन है। बाकी जितनी मेथड हैं वो जनरली क्या कहलाती हैं, कार्बन न्यूट्रल मेथड कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि पेड़ पत्ती पौधे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करता है, CO2 एब्जॉर्व करता है, फिर उसी CO2 को आप जला देते हैं, और जलाने से वो CO2 वापस कहाँ रिलीज़ हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या है, ये जनरली कार्बन न्यूट्रल कहलाते हैं बायोफ्यूल्स। लेकिन जो 4th जनरेशन है वो कार्बन नेगेटिव कहलाता है। अब हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये हमारा बेसिकली नॉर्मल जो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थे आर्टिकल समझने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि बायोफ्यूल पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन बहुत फोकस कम है पूरी दुनिया में। क्यों कम है, क्योंकि ईवी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, बायोफ्यूल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत लोगों को नहीं लग रही है। ईवी के भी लेकिन इश्यूज़ हैं, ट्रेड ऑफ बहुत है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव है ईवी को बनाने में, और साथ में क्रिटिकल मिनरल की ज़रूरत है। अब मिनरल को माइन तो करना ही पड़ेगा, और माइनिंग करेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना ही होना है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, उसमें ट्रेड ऑफ तो ज़रूर है। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। एनवायरनमेंट को
मतलब ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रिलीज़ हो ही रही है सारे ऑप्शन में। तो जो रिलीज़ हो रही है उसको मिनिमलाइज करना है, ताकि हम जो है इफ़ेक्टिवली वो ऑप्शन को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हम इस आर्टिकल में बात की है तो बायोफ्यूल को भी हम ब्लैंकेट टर्म की तरह यूज़ कर रहे हैं। सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल फ्यूल इस बायोफ्यूल में दोनों आते हैं। जो वन जनरेशन है वो अनसस्टेनेबल बायोफ्यूल है, और जो 2G जनरेशन है वो सस्टेनेबल है। और इसी के लिए जो है आर्गूमेंट दिए गए हैं कि कैसे वन जनरेशन जो है अनसस्टेनेबल है और इंडिया को 2G और 3G के तरफ बढ़ने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को। ठीक है, अब इंडिया में बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड। ठीक है, दोनों के डिफरेंस की बात की गई है और इफ़ेक्टिव डीकार्बोनाइजेशन के लिए दोनों के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है, अनसस्टेनेबल बायोफ्यूल और सस्टेनेबल बायोफ्यूल। इंडिया जो है बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, ब्लेंडिंग प्रोग्राम चला रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। 20% ब्लेंडिंग की बात की जा रही है। क्या करा जा रहा है, बायो इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं। 20% तक अगर हम मिक्स करेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बहुत कम हो जाएगी, और आईसी इंजन है वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। ये दोनों बेनिफिट हैं। साथ साथ इंडिया को जो इम्पोर्ट बर्डन है वो भी कम हो जाएगा क्रूड ऑयल का। इसलिए इंडिया बहुत तेज़ी से इथेनॉल ब्लेंडिंग करने में लगा हुआ है। 2025 तक के टारगेट है इंडिया का 20%। ठीक है, हालांकि ये जो बना रहे हैं हम टारगेट, जो भी हम करने वाले हैं वो एंटायरली किससे करने वाले हैं, 1G इथेनॉल से करने वाले हैं, जो कि शुगर केन और फूड ग्रेन से प्रोड्यूस हुआ है, बना है, डिराइव किया गया है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो वो क्रॉप वेस्ट से बनता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कम, बहुत कम है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का जो भी बन रहा है वो फर्स्ट जनरेशन से बन रहा है, ये 20% में, जो कि अनसस्टेनेबल है। उसके कारण क्या है अनसस्टेनेबल के, तो हमारा पहला कारण है, एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब शुगर केन की आप बात कर रहे हैं, और शुगर केन का प्रोडक्शन हम क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि इथेनॉल भी ज़्यादा हो सके और शुगर का जो है प्रोडक्शन भी बढ़ सके। इंडिया एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे शुगर जो कंजम्पशन है वो भी हाईएस्ट है। तो ये दोनों कारणों से शुगर केन पे बहुत फोकस किया जा रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शुगर केन में बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और उसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। साथ साथ अगर आप फूड ग्रेन भी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा। तो दोनों केसेस में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जो कि अनसस्टेनेबल वे है। इसलिए हमारा जो बायोफ्यूल है उसका फर्स्ट रीज़न क्या है अनसस्टेनेबल होने का, जो वन जनरेशन बायोफ्यूल है वो यही है कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है फर्स्ट जनरेशन फ्यूल के प्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो ऑलरेडी स्टैग्नेटेड है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और आने वाले समय में और जो है कल्टीवेशन भले ही उतना ही रहे लेकिन क्रॉप यील्ड कम होगी। इसका मतलब विथ टाइम के साथ जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। तो हम लोगों को अगर इसी स्ट्रैटेजी पे रहेंगे तो हमें फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, हम बायोफ्यूल में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी का फ्यूचर में इशू आ सकता है, हम सरप्लस क्रॉप का इस्तेमाल प्रोडक्शन में नहीं कर सकते, ये दूसरा सबसे बड़ा इशू है। और यही इसके सस्टेनेबिलिटी का सस्टेन नहीं कर पाएगा आगे चल के। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ये चीज़ अभी तो काम चला रहे हैं लेकिन आगे तक सस्टेन नहीं करेगी और इसे बंद करना पड़ेगा। अगर हम थर्ड बात करें तो एक रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की, जिसमें कहा गया है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ट्रिपल होने वाला है 2040 से 80 के बीच में। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि उसका मेन कारण इसमें बताया कि टेम्परेचर राइज है और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। इसलिए हम जो है अगर हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं तो फूड सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे, ना कि बायोफ्यूल पे। थर्ड हमारा जो इशू है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी जो है ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। 18% ग्रीन हाउस गैस एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। आपको पता होगा पैडी प्रोडक्शन करते हैं, जब भी आप पैडी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप बहुत सारा जो है पानी डाल के रखते हो, उससे CH4 रिलीज़ होता है। CH4 बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है। तो 18% जो हमारा
अगर ओवरऑल देखा जाए ग्रीन हाउस गैस तो वो एग्रीकल्चर से होता है। अब आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो जो क्रॉप्स हैं, और उसी को डाइवर्ट करके बायोफ्यूल बना रहे हो, तो अननेसेसरली यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस तो निकल ही रही है और यहाँ पर कम हो रही है, तो कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो कोई ये नेसेसरली, मतलब ये जो स्टेप है ये कोई बेनिफिशियल स्टेप है ही नहीं वन जनरेशन वाली। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो इंडिया में, तो बेसिकली ये इसलिए भी है क्योंकि जो शुगर सरप्लस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये जो मेन कारण है, ये अनसस्टेनेबिलिटी का वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उनका मेन कारण इसलिए है क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके कारण रिन्यूमरेटिव प्राइसेस दे रखे हैं, एक लॉ बना रखा है जिसमें गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स करती है। चूँकि यहाँ पर प्राइसेस फिक्स हैं, फ्लक्चुएशंस नहीं होते, तो सारे जो अपने यहाँ फार्मर हैं वो शुगर केन प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसके कारण एक्सेस में शुगर केन प्रोडक्शन होता है, एक्सेस में डिप्लीशन होगा फिर ग्राउंड वाटर का, और एक्सेस में जब प्रोडक्शन होता है तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है बोल के कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है और उसे इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उससे शुगर मिल वालों को भी फ़ायदा हो जाता है, मोलासेस जो बाय प्रोडक्ट बनता है उनकी भी इनकम होती है। तो अगर हम शुगर केन को जो है मान लिए हैं कि ये रिन्यूमरेटिव क्रॉप है, इसके तरीके से हम दूसरी क्रॉप को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने की ज़रूरत है और डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है रेदर देन फोकसिंग ऑन शुगर केन प्रोडक्शन, ताकि लोगों की इनकम भी सही हो सके फार्मर्स की, और जो अनसस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कम हो सके। अब नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेसिड्यू एंड अदर वेस्ट विथ लो वाटर एंड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट। ठीक है, तो GHG फुटप्रिंट में सस्टेनेबल बायोफ्यूल कौन से होते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू से बन रहे हैं। ठीक है, जो रेसिड्यूज बच गए हैं, हस्क की बात कर रहे हैं, है ना। हस्क मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ हस्क, जो आप लोग गाय को खाते हुए देखे होंगे आपने। ठीक है, वो सब हस्क और क्या कहलाता है, रेसिड्यूज़ कहलाते हैं। वेस्ट है जिसमें वाटर फुटप्रिंट कम हो, उसे हम सस्टेनेबल बोलते हैं। 2G बेसिकली सस्टेनेबल में आ सकता है। रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इंडिया ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव G20 समिट में, जो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोफ्यूल को क्या करने की बात कर रहा है, स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, और इथेनॉल का जो अपटेक है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है। ये बेसिकली क्लाइमेट एक्शन विद ग्लोबल कोऑपरेशन का जो कमिटमेंट है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट है, क्या इशू है इसमें। बायोमास शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर यूज़ इन सेक्टर वेयर देयर आर लिमिटेड लो कार्बन अल्टरनेटिव। बायोमास को सिर्फ वहीं यूज़ करना है जहाँ पर लो कार्बन अल्टरनेटिव्स नहीं हैं। जैसे कि अगर ईवी है तो आपको ईवी पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन आपको कहाँ स्विच करने की ज़रूरत है, आपको सीधे सीधे ईवी में स्विच करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि रोड फ्राइट सेगमेंट है, इसमें आप स्विच कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल ब्लेंडिंग करके जो अपने व्हीकल्स हैं उसमें स्विच करने में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है कि आप ईवी में स्विच कर लें। और इसमें ये भी कहा है कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन को ट्रिपल करने की ज़रूरत है 2030 तक, ताकि जो मिटिगेशन है ग्रीन हाउस गैस का वो तेज़ी से हो सके। और 2G को जो है इसमें काउंट किया है सस्टेनेबिलिटी पे। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो इनोवेशन ड्राइव करने में मदद कर सकता है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने में मदद कर सकता है। साथ साथ इसने ये चीज़ भी कही है कि जो हमारा 2G प्लांट है उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आसपास जितने भी 2G प्लांट, सेकेंड जनरेशन प्लांट्स रहेंगे और सेंट्रलाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर नहीं लगेगी, तो ये जो है सस्टेनेबल हो जाएगा, बिजनेस वायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये नुकसान हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है 2G प्लांट का, जो क्रिटिकलिटी है वो नहीं आएगी अगर छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे और एक बड़ा प्लांट नहीं लगाते हैं तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसको बेसिकली अचीव करना है सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक केयरफुल स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है ताकि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको जो है कम किया जा सके। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम का है। कुछ आप चीज़ें इससे कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, साथ में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट ने रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके क्या मायने हैं, सबसे पहले ग्लोबल स्टॉक टेक को समझेंगे, क्या होता है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें कई सारे जो है टारगेट सेट किए गए थे जिसको सारी कंट्री ने कहा था कि हम इसे अचीव करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ सारी कंट्री कैसे टारगेट 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं राइज होना चाहिए बाय 2100, ये टारगेट सेट किए गए थे। इसको अचीव करने के लिए सारी कंट्रीज़ को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताना था, मतलब हर कंट्री को खुद बताना था कि वो कैसे इसको जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकेंगे बाय वाया मिटिगेशन और एडाप्टेशन। ठीक है, तो अपने अपने हर कंट्री को कंट्रीब्यूशन करना था, किसी के ऊपर थोपा नहीं गया था। इंडिया ने भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया था और रिसेंटली उसे रिवाइज भी किया है। और ये जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, हर 5 साल में जो है क्या होने वाले थे, रिवाइज होने वाले थे। ठीक है, इसके साथ साथ हर 5 साल में एक और चीज़ होने वाली थी कि जो भी आप कर रहे हैं थ्रू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये आप कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, वो 5 साल में जो चेक कर रहे हैं उसी को कहा जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक। और यही रिपोर्ट जो है बेसिकली रिलीज़ हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि आपने जो टारगेट किया है उससे कितना जो है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग पे असर पड़ेगा, कितना एमिशन हो रहा है और कितना एमिशन कम हो रहा है, कितना गैप है और कितना गैप जो है हमें भरने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो रिपोर्ट होगी वो COP28 जो दुबई में होने वाला है उसमें रखी जाएगी और जो कंट्रीज़ है उनको कहा जाएगा कि आप अपना NDC रिवाइज़ करिए ताकि ये टारगेट जो कि बहुत दूर नज़र आ रहे हैं उसे रिवाइज़ किया जा सके। ये सब सारी चीज़ें जो है होने के कारण जो है ये रिलीज़ की जाती है। क्या है इस रिपोर्ट में, इसके बारे में बात कर लेते हैं अब। बेसिकली इसमें क्लियर कट गैप, एक यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप जो रिपोर्ट है उसका हवाला दिया है इस रिपोर्ट में और कहा है कि टोटल हमें 23 बिलियन टन रिड्यूस करने की ज़रूरत है CO2 एमिशन, और हमारे जो टारगेट हैं वो 2 से 3 बिलियन टन सिर्फ कार्बन एमिशन कम करेंगे, एक साल की बात की जा रही है। अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट को क्या करना है, अचीव करना है, तो टोटल गैप कितना है, 20 बिलियन टन का CO2 के एमिशन में, ये रिपोर्ट में दिया गया है। ये जो आपके लिए चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल 17 की फाइंडिंग्स इसमें बात की गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो उसमें डेटा दिए हुए हैं वो ये है, इसमें कहा गया है कि एम्बिशन को अगर हमें फुलफ़िल करना है, जैसे कि 43% बाय 2030 हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है, फर्दर 60% 2035 में, और 2050 तक के नेट ज़ीरो एमिशन जो है फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने की ज़रूरत है। ऑल अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल, जैसे कि जो भी कोल प्लांट हैं जिसमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज मैकेनिज़्म नहीं है, उन सबको क्या करने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है। थर्ड अगर हम बात करें जो उसके साथ साथ हमें डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन को हॉल्ट करने की ज़रूरत है। वो एग्रीकल्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, और इस तरह के कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत है। अभी तक हम बात करें तो जितने भी एफर्ट थे वो फ्रेगमेंटेड थे, इंक्रीमेंटल थे, सेक्टर स्पेसिफिक थे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे अक्रॉस रीजन। इसमें हम लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी है एडाप्टेशन में, है ना, उसकी रिपोर्टिंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़्यादा हो सके। और लॉस और डैमेज की जो भी इफ़ेक्ट हैं उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हमें तुरंत ही जो है कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। ये सब उतने काम के नहीं हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जो रीसेंट G20 समिट हुआ था उसमें फ़र्स्ट टाइम ये माना गया है कि जो फाइनेंस है, क्लाइमेट फाइनेंस, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें माना गया है कि 5.8 से 5.9 ट्रिलियन प्री 2030 तक इतना फाइनेंस जो है करना पड़ेगा, इतना जो है इन्वेस्टमेंट या खर्चा करना पड़ेगा, तभी जो है टारगेट पूरे किए जा सकेंगे।
समझ में आया क्या? ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।